आपका वक्तव्य कहीं न कहीं हम लोगों को एक गुड न्यूज़ देने वाला है कि अब हम लोग थर्ड वेव के पीक के पास पहुंच गए हैं। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हम बात करें तो हम लोग अब ढलान की ओर जाने वाले हैं। निश्चित रूप से हम सभी आपको विभिन्न संचार माध्यमों से, मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सुनते थे। आज आपको पहली बार लाइव सुनने का मौका मिला है, आपके आपसे अपनी बात कहने का मौका मिल रहा है। तो कुछ प्रश्न हैं सर, जिनके बारे में हम आपकी राय जानना चाहेंगे। जैसे प्रोफेसर रजनी रंजन सिंह सर कह रहे हैं कि क्या ओमिक्रॉन के बाद जो भी वेरिएंट आएगा उसकी घातकता इससे कम होगी, या कहना संभव नहीं है इसके बारे में कुछ भी? ये कहना संभव तो नहीं है, लेकिन अ, हम थोड़ा अंदाज लगा सकते हैं कि धीरे धीरे जैसे हम काफी बड़ी जनसंख्या डेल्टा वेरिएंट द्वारा संक्रमित हुई थी, अब ओमिक्रॉन द्वारा भी काफी लोग संक्रमित हो रहे हैं। तो जब हमारे शरीर में इस प्रकार के म्यूटेंट्स के प्रति इम्यूनिटी जो है वो बढ़ती जा रही है, तो जब ये इम्यूनिटी बढ़ती जाती है तो फिर नेचुरली जो घातकता है वो कम होती जाती है। कोई भी नया वेरिएंट आएगा तो उतना घातक नहीं होगा। जैसे अभी आप देखें कि जितने लोग डेल्टा द्वारा संक्रमित हुए थे, ओमिक्रॉन उनको उन पे संक्रमित करता है तो ज्यादा असर नहीं कर पाता। तो यही चीज हमारे विचार से आगे भी होनी चाहिए। सर, डॉक्टर जयशंकर पांडे जी जानना चाह रहे हैं कि क्या इस तीसरी वेव के बाद कोई चौथी वेव भी आएगी, या क्या इस बारे में आपका या प्रेडिक्शन है? जैसे मैंने कहा कि वो चौथी पांचवी छठी सब वेव्स आएंगी, लेकिन एक समय आएगा, शायद जल्दी चौथी वेव के पहले ही आए, कि जब हम गिनना ही छोड़ देंगे कि कितने लोग संक्रमित हैं। जी जी जी। अब देखिए, फ्लू फ्लू की वेव हर साल आती है जाड़ों में, बड़ी तेजी से संख्या बढ़ती है और गर्मी तक आते आते समाप्त हो जाती है, फिर जाड़ों में बढ़ती है, फिर समाप्त होती है। तो इसकी सैकड़ों वेव आ चुकी हैं, लेकिन कोई गिनता ही नहीं। जी जी जी। सर, बहुत लंबे समय से एक चर्चा चल रही है बूस्टर डोज की। तो आप जिस मॉडल को हम लोग देख रहे हैं, जिस पैटर्न को देख रहे हैं, क्या आप फिर से हर एक भारतवासी को बूस्टर डोज की जरूरत पड़ेगी, या हम मान के चलें कि 2 डोज पर्याप्त होंगी? कि, अभी तक जो निष्कर्ष निकला है कि जो उनको डबल वैक्सीनेशन है उनमें संक्रमण तो होता है, लेकिन कोई ज्यादा असर नहीं कर पा रहा है। तो इसका तात्पर्य यही है कि बूस्टर डोज की विशेष आवश्यकता नहीं है। हाँ, ऐसे लोग जो कि इम्यूनिटी की अंदर कम है किन्हीं भी कारणवश से, तो उनको बूस्टर डोज दी जाए वो तो समझ में आता है, लेकिन बाकी आम लोगों को बूस्टर डोज मुझे नहीं लगता कि आवश्यकता है। जी। सर, मनीष मिश्रा जी जानना चाह रहे हैं कि क्या भविष्य में इसी तरह के वायरस आते रहेंगे? क्या मानव जनित वायरस फिर से आ सकता है? यहाँ पर एक प्रश्न उठता है जिसका जो लंबी चर्चा है कि मानव जनित वायरस, तो क्या इस तरह के और भी वायरस आ सकते हैं? ऐसा जानना चाह रहे हैं। इसकी संभावना पूरी है, क्योंकि वायरस जो उसको कहते हैं गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च वायरस के ऊपर कई वर्षों से हो रही है, और उसका उद्देश्य ये है कि वायरस को इस प्रकार से बदलना कि वो और उसमें घातकता या कुछ इस प्रकार के अलग प्रकार के उसकी प्रॉपर्टीज हो जाए। तो ये तो है कि ये वायरस जो है ये एक लैब से लीक हुआ है, जिसमें अभी तक एविडेंस है वो इसी इसका ही इंगित करता है। तो आगे भी संभावना इसकी रहेगी जब तक कि हम एक हालांकि अगर हम कलेक्टिवली ये निर्धारित भी कर लें कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी कई कई देश ऐसे हैं जो इस सब चीजों में की ओर नहीं ज्यादा चिंता करते हैं, तो वो तो करते ही रहें। जी। सर, चूंकि शिक्षा और खासकर उच्च शिक्षा से जुड़े हुए ज्यादातर लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आज ही एक बयान आया है विश्व बैंक के जो वैश्विक शिक्षा निदेशक हैं, जेम्स सावेंद्रा जी। उन्होंने कहा है कि अब स्कूलों को बंद रखने का कोई औचित्य नहीं है, इसने बहुत नुकसान किया है।
और उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे प्रमाण भी मुझे नजर नहीं आ रहे हैं कि अब स्कूलों को बंद रखने की आवश्यकता है। तो आप उनके इस बयान को किस तरह से देखते हैं? मैं सहमत हूँ उनके बयान से, क्योंकि अगर आप जैसे अभी पिछले कुछ महीनों में स्कूल खुले थे, तो उसके बाद कई जगह से आया कि इतने बच्चे संक्रमित हो गए, बहुत ज्यादा हो गए, बंद करना चाहिए। मीडिया में भी बहुत चला कि बंद कर देना चाहिए स्कूल, बच्चों को अ, तो जान को खतरा हो रहा है, या बच्चे घर में संक्रमण ले आ रहे हैं तो बड़ों की जान को खतरा है। तो इसमें एक तो होता है इसको कहते हैं पैनिक करना या इलॉजिकली घबराना। लेकिन आप अगर इसको एनालाइज करें तो पहली बात तो ये कि जितने बच्चे संक्रमित हुए सब एसिम्टोमेटिक थे, मतलब उनको कोई असर ही नहीं था। वो टेस्ट किया गया, पॉजिटिव पाए गए, वरना उनको कोई असर नहीं था। तो इसलिए बच्चों पे तो घातकता कोई दिखती नहीं है इसकी। और ये लगातार हमने देखा है पहली वेव से। अगर आप देखें हॉस्पिटलाइजेशन, तो बच्चों बच्चों में न के बराबर हॉस्पिटलाइजेशन। दूसरा, हाँ, ये थोड़ा रिस्क रहता है कि भाई बच्चे स्वयं तो नहीं ज्यादा परेशान होंगे, लेकिन बच्चों घर पे आएंगे और घर पे अ, अन्य लोगों को संक्रमित कर देंगे, जिन्हें ज्यादा परेशानी हो सकती है। लेकिन अब उसका भी औचित्य उतना नहीं रहा, क्योंकि वैक्सीनेशन सब लोगों को हो चुका है। तो घर के अंदर भी संक्रमण यदि फैलाते भी हैं तो कोई उसका विशेष असर नहीं दिखता। तो अब भी स्कूलों को बंद रखना, जिसका कि बहुत नुकसान हो रहा है बच्चों को, हम सब देख रहे हैं कि ये ऑनलाइन पढ़ाई जो है, ये हम आईआईटी में ही देख रहे हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई से हम भी त्रस्त हैं, हमारे स्टूडेंट्स भी त्रस्त हैं। कोई ठीक से सीखने का, सिखाने का इसके द्वारा मौका नहीं मिलता है। तो और स्कूल के बच्चों में तो और भी बड़ी समस्या है वो। तो मेरे विचार से इसकी ओर ध्यान देना चाहिए कि स्कूल आप खोल दिए जाए। जी जी। सर अमर श्रीवास्तव जी हमसे जुड़े हुए हैं। वो जानना चाह रहे हैं, कैन अ सिमिलर मॉडल बी प्रेडिक्टेड फॉर एड्स और सिमिलर डिसीजेस? ये संक्रमित डिजीज के लिए है मॉडल। यदि अगर जिस संक्रमित जितनी डिजीज संक्रमित होती हैं, मतलब वायरस द्वारा जो संक्रमण होता है उसके द्वारा फैलती हैं, वो एक पैटर्न के अनुसार चलती हैं, और वही ये मॉडल उसको ठीक से नाप लेता है। तो कोई भी इस तरह की डिजीज होगी उसके लिए मॉडल कामयाब हो सकता जी। सर प्रश्न तो बहुत हैं, एक आखिरी प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या इस तरह के पेंडेमिक को देखते हुए क्या वायरोलॉजी डिपार्टमेंट को एस्टेब्लिश करने की जरूरत है, पर्टिकुलरली इंडिया की यूनिवर्सिटीज में? क्या ऐसी कोई जरूरत? है। ये डिपार्टमेंट है कई यूनिवर्सिटीज में, कई अच्छे वायरोलॉजिस्ट भी हैं हमारे देश में जो इसका अध्ययन कर रहे हैं, काफी शुरू से अध्ययन कर रहे हैं। और उन्हीं के कारण ही, मतलब उनका ही कंट्रीब्यूशन रहा है कि हम जो कोवैक्सीन जैसी अच्छी वैक्सीन हमारे यहाँ बन के लोगों को दी जा गई। तो अ, अब ये कहा जा सकता है कि भाई और होना चाहिए रिसर्च, तो वो शायद सही है, क्योंकि जैसे जैसे नई डिजीजेस आ रही हैं तो उनकी ओर ध्यान देने की, उनका शोध, उनके प्रति शोध करने के लिए हमारे यहाँ वैज्ञानिक होने चाहिए, अच्छी मात्रा में होने चाहिए। तो शायद थोड़ा इसको और ध्यान देना चाहिए। जी। अब हम लोग कार्यक्रम के अंतिम चरण में हैं। आप में से यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो वो डायरेक्ट सर से पूछ सकता है अनम्यूट करके। हाँ, पूछिए, अभी पूछिए। अनिल मिश्रा सर कुछ कहना चाह रहे हैं। सर आज का बहुत बढ़िया ये आपका सेशन रहा, और मैं ये जानना चाहता हूं कि बच्चों के लिए जो कहा गया था कि बहुत नुकसानदेहक होगी और बच्चों में बहुत तेजी से इसका स्प्रेड होगा, तो ऐसा दिख नहीं रहा है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि बच्चों में कितनी घातक है अभी। ये बच्चों में घातकता इसकी बिल्कुल भी नहीं दिख रही है, ना इस ओमिक्रॉन की और ना ही डेल्टा की भी। डेल्टा में
अन्य लोगों के लिए, बड़े लोगों के लिए, कईयों के लिए बहुत घातक साबित। प्लीज म्यूट रहें आप लोग। ये थोड़ा मीडिया का इसमें रोल बहुत अच्छा मैं नहीं कहूँगा कि उन्होंने थोड़ा बात को ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। सेकेंड वेव में क्योंकि ये हुआ था कि भाई बहुत बड़े संक्रमित हो चुके हैं, वैक्सीनेशन सबका बड़ों का हो जाएगा, तो फिर किसी ने कहा कि भाई अब बच्चे ही बच्चे हैं तो बच्चों में संक्रमण ज्यादा फैलेगा, और मीडिया ने इसको ऐसा चलाया कि भाई अब तीसरी वेव आएगी तो सब बच्चे ही पूरी तरह प्रभावित होंगे, बड़े मुश्किल में आएंगे और बहुत घातक होगा उनके लिए। तो ऐसा ना पहले था ना अब है। बच्चों में कुछ इम्यूनिटी स्वयं की इस प्रकार की होती है कि वो उनको कोरोना वायरस ज्यादा असर नहीं करता। जी सर, बिल्कुल ठीक कहा आपने। हमारे पूरे देश में ऐसी व्यवस्थाएं होने लगी थी कि जो चाइल्ड केयर यूनिट है वो विशेष मुस्तैद हो गई थी। अब मैं एक आखिरी प्रश्न यदि कोई पूछना चाहे, चूंकि सर का बहुत ही व्यस्ततम समय है हम लोगों को मिला, एक प्रश्न कोई और पूछ सकते हैं अगर पूछना चाहें तो। मंजुल जी, जी जी सर। हाँ, जैसा कि सर से एक क्वेश्चन है कि जैसे आपने पूछा ही कि इंडियन यूनिवर्सिटीज में वायरोलॉजी डिपार्टमेंट को और एस्टैब्लिश करने की जरूरत है। इसका स्टडिंग का मॉडल जो है, जैसे अभी देखा जाए तो मेडिकल मॉडल है जहाँ पे केवल और मेडिकल साइंस के डिपार्टमेंट के उसमें थोड़े बहुत और सारे जो डिसिप्लिन के लोग आते हैं। तो क्या इस स्टडिंग मॉडल का अप्रोच क्या ट्रांस डिसिप्लिनरी होना चाहिए? क्योंकि कोविड को देखते हुए कोई भी ऐसा डिसिप्लिन या कोई ऐसा सेक्टर नहीं था जो अफेक्टेड नहीं हुआ। तो वायरोलॉजी को स्टडी करने के लिए क्या इसका मॉडल क्या ट्रांस डिसिप्लिनरी होना चाहिए या केवल मेडिकल मॉडल पर ही बेस्ड होना चाहिए डिपार्टमेंट? देखिए, नहीं, ऐसा होता है कि डिपार्टमेंट जब बनते हैं तो कुछ वायरोलॉजी का इसका अर्थ ये नहीं है कि केवल वायरोलॉजी वाले आपस में ही मिलकर शोध करें। अक्रॉस डिपार्टमेंट अलग अलग शोधकर्ता मिलके जब काम करते हैं तो उसका ज्यादा अच्छा निष्कर्ष निकलते हैं। अब जैसे हम अपने मॉडल के बारे में बोलें तो जनरल कनेक्टर जो है वो मेडिकल डॉक्टर हैं, तो उनके साथ मिलके हमने काम किया। तो उनके बायोलॉजी वाला पर्सपेक्टिव था, हमारा गणित वाला पर्सपेक्टिव था, और दोनों मिलके अच्छा काम करके अच्छा निष्कर्ष हम लोग निकाल पाए। तो इस प्रकार से शोध करने में अलग अलग विभाग के लोगों को मिलकर आवश्यक है। तभी इस प्रकार की जैसे कोविड या अन्य इस तरह की चीज बड़ी विश्व वाली समस्याओं की ओर कुछ हम निष्कर्ष या कुछ सोल्यूशन दे सकते हैं। जी बहुत धन्यवाद सर। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर सुनीता कुमार जी को, जो कि विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान अवध प्रांत की प्रांत कार्यकारिणी सदस्य हैं, कि वो वेबडाइस पर आए और सर का औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित करें। डॉक्टर सुनीता कुमार मैम। सबसे पहले सभी को मेरा नमस्कार। अब ये विश्व भारती उच्च शिक्षा संस्थान अवध प्रांत की तरफ से मुझे मौका दिया गया धन्यवाद ज्ञापन का, तो इसके लिए भी मैं धन्यवाद पहले तो अपनी तरफ से कर दूं। और यहाँ पे हमारे ऑनरेबल स्पीकर रिस्पेक्टेड पद्मश्री प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल जी, जिन्होंने हमें इतना बहुमूल्य समय दिया इस वेबिनार में, और जो आपका जो इमर्जेंस ऑफ ओमिक्रॉन जो आपका लेक्चर था, ये बहुत ही एनलाइटनिंग था सर हम लोगों के लिए, हम सभी के लिए। बहुत सारे क्वेश्चंस थे सभी के मन में, और सबसे बड़ा क्वेश्चन और जो डर है इस वक्त में हम सभी के मन में कि क्या ये कंटिन्यूड रहेगा, कहाँ पे इसका अंत होगा। तो सर आपने जो ये मॉडल आपने दिया, जो बहुत रिसर्च बेस्ड है, इतना अच्छा क्लैरिटी हम लोग को आई है कि कैसे इसका इमरजेंस हो रही है और कैसे ये डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। तो सर ये बहुत ही हम लोग आपके आभारी हैं, आपने अपना इतना इम्पोर्टेंट समय हमें इस विषय के बारे में दिया है।
विश्व भारती उच्च शिक्षा संस्थान की तरफ से मैं हम सभी की तरफ से आपको धन्यवाद देती हूँ। इसके अलावा हमारे इस वेबिनार में उपस्थित वीसी सर हैं राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर SK भटनागर सर, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। विभिन्न कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स हैं हमारे यहाँ पे उपस्थित, बहुत सारी फैकल्टीज हैं, स्टूडेंट्स भी कनेक्टेड हैं हमारे फेसबुक लाइव के थ्रू, तो सभी की उपस्थिति बहुत इम्पोर्टेंट है। दोनों तरफ से हम सभी एनलाइटन हो रहे हैं सुन करके, नो डाउट। सर बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन हर बात का था, बहुत सारे आपने डाउट्स क्लियर किए जो सभी के मन में कहीं ना कहीं बहुत भय की स्थिति पैदा कर रहे हैं। तो और सर जो आपने ये एश्योर भी किया है कि ये खत्म हो रहा है, और एक जगह आपने हम लोग को सचेत भी किया कि ऐसे वायरसेस आते रहेंगे तो हम लोग को कैसे इसके बारे में तैयारी रखनी है, तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा सर। हम विश्व भारती उच्च शिक्षा संस्थान अवध प्रांत की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सर। नमस्कार। धन्यवाद डॉक्टर सुनीता मैम। जी सर। सर अंत में मैं किन शब्दों में आपको धन्यवाद ज्ञापित करूं। आप इतना व्यस्त हैं फिर भी आपने मेरे एक फोन पे अपनी सहमति दी कि आप सोमवार को हम सभी के साथ अपने विचार जरूर साझा करेंगे। तो अब इस तरह हम सभी इस वेब मंच पर जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उन सभी की तरफ से मैं पद्मश्री प्रोफेसर मनींद्र अग्रवाल सर का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। सर हम आशा करते हैं कि भविष्य में आपका मार्गदर्शन विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान को प्राप्त होता रहेगा। ऐसी आशा के साथ मैं इस कार्यक्रम के औपचारिक समापन की घोषणा करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत आभार।